कहानी शुरू होती है 1929 से। जंग खत्म हो चुकी है, दुनिया थकी हुई है। इसी बीच डॉक्टर रिटर और उसकी पत्नी इस आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां वो बाकी जिंदगी गुजारने की उम्मीद करते हैं। रिटर को लिखने का शौक है। वो अपने विचार, अपने अनुभव सब कुछ नोट कर लेता है। जब भी कोई जहाज दूर से गुजरता है वो अपने नोट्स उन तक पहुंचा देता है जिन्हें बाद में शहर में पढ़ा जाता है। समय उड़कर 3 साल आगे चला जाता है। 1932 में इस आइलैंड पर एक और शख्स आता है, हाइंज। उसके साथ उसकी पत्नी मार्गरेट और छोटा बेटा भी होता है। ये पूरा परिवार यहाँ बसने की उम्मीद लेकर आया है। रिटर उन्हें देखकर हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि वो इस आइलैंड को सिर्फ अपने लिए समझ चुका था। हाइंज बताता है कि रिटर की चिट्ठियां शहर में धूम मचा रही हैं। लोग उसे पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन रिटर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नजरें सिर्फ इस बात पर टिकी हैं कि ये परिवार यहाँ रहकर उसके शांत जीवन को बदल देगा। हाइंज कहता है कि उसका बेटा शहर के माहौल में बेहद बीमार रहता है, लेकिन इस आइलैंड की हवा उसके लिए अच्छी है, इसलिए वो यहीं बसना चाहता है। रिटर साफ बता देता है कि यहाँ जीना आसान नहीं है, पानी की कड़ी कमी है और खाना खुद उगाना पड़ता है। लेकिन हाइंज और उसका परिवार इस चुनौती को अपनाने के लिए तैयार खड़े हैं। पर हाइंज अब अपना मन बना चुका है। रिटर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। वो उन्हें पहाड़ की तरफ ले जाता है जहाँ एक गहरी गुफा है। रिटर ठंडे लहजे में कहता है कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा यहीं रह सकते हो, लेकिन चेतावनी साफ है, इस इलाके में जंगली सुअर घूमते हैं। अगर एक बार सामना हो गया तो बचना मुश्किल है। हाइंज इसे खतरे की तरह नहीं, एक नए घर की तरह देखता है और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। रिटर वापस अपने घर लौटता है जहां उसकी पत्नी पहले से ही बेचैनी में इंतजार कर रही होती है। वो साफ कहती है कि उसे पसंद नहीं कि लोग इस आइलैंड पर आते जा रहे हैं। रिटर भी आधी रात जैसा सन्नाटा लेकर जवाब देता है कि ये लोग ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। यहाँ जीवन आसान नहीं है, पानी दुर्लभ है, फसलें खिलाना मुश्किल है, वो खुद ही थक कर लौट जाएंगे। ये सुनकर उसकी पत्नी के चेहरे पर हल्की राहत आ जाती है। लेकिन अगले ही दिन हाइंज मेहनत में टूट पड़ता है। गर्मी हो या तेज हवा, वो रुकता नहीं। वो एक गहरा गड्ढा बनाता है ताकि बारिश का पानी जमा हो सके और पीने के लिए कुछ भरोसेमंद मिल जाए। मगर इसी बीच मार्गरेट की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी सांसें भारी होने लगती हैं। हाइंज घबरा जाता है, लेकिन मार्गरेट मुस्कुराकर बताती है कि वजह डर की नहीं, खुशी की है। वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर हाइंज की आंखों में उम्मीद लौट आती है। उसे लगता है कि शायद ये टापू उनकी किस्मत बदल देगा। दिन गुजरते हैं। एक सुबह जब हाइंज काम में लगा होता है, तभी दूर से गोली चलने की तेज आवाज आती है। हवा कुछ पल के लिए रुक जाती है। रिटर भी घबराकर उसी दिशा में दौड़ता है। दोनों बीच पर पहुंचते हैं और वहाँ नजारा बिल्कुल अलग होता है। एक लड़की एलियोस अपने 2 प्रेमियों और एक नौकर के साथ टापू पर उतरी है। वो इस जगह को देखकर फूली नहीं समा रही। उसकी आंखों में चमक है, जैसे किसी नए साम्राज्य की शुरुआत देख रही हो। वो बिना सोचे समझे फैसला करती है कि यहीं एक होटल बनाएगी। अमीर लोग आएंगे, छुट्टियां मनाएंगे और ये आइलैंड उसका छोटा सा स्वर्ग बन जाएगा। फिर वो रिटर के घर जाती है। उसे देखकर वो ऐसे मुस्कुराती है जैसे कोई पुरानी कहानी सामने आ गई हो। वो रिटर की खूब तारीफ करती है, कहती है कि तुमने इस पूरे आइलैंड को जीवन दिया है, तुम यहाँ के असली मालिक हो। लेकिन रिटर के चेहरे पर कोई खुशी नहीं। उसकी आंखों में बस एक डर है, डर की ये जगह जिसे उसने और उसकी पत्नी ने अपने अकेलेपन के लिए चुना था, अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। रिटर उससे पूछता है कि तुमने कहाँ ठहरा है। एलियोस बड़ी मासूमियत से बताती है कि वो बीच पर रुकी है। ये सुनकर रिटर का चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। वो कहता है कि बीच सुरक्षित नहीं है, तुम्हें वहाँ से हट जाना चाहिए। उसके शब्द सुनकर एलियोस और उसके दोनों लवर्स साथ आए सर्वेंट के साथ उस जगह की ओर बढ़ जाते हैं जहाँ हाइंज का छोटा सा घर है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही एलियोस ऐसी हरकत कर बैठती है जो माहौल को पल भर में बदल देती है। वो उसी पानी के गड्ढे में नहाना शुरू कर देती है जिसे हाइंज ने अपनी गर्भवती पत्नी और बच्चे के लिए पीने का पानी जमा करने के लिए बनाया था। हाइंज जब ये देखता है तो उसका खून खौल उठता है। वो लगभग चिल्लाते हुए कहता है कि ये पानी पीने के लिए है, खेलने के लिए नहीं। एलियोस घबराकर तुरंत पानी से बाहर निकलती है और माफी मांगती है। हाइंज थोड़ा शांत होकर उसे माफ कर देता है, लेकिन तभी एलियोस एक और मोड़ लेकर आती है। वो बताती है कि वो हाइंज को अच्छी तरह जानती है और उसके पास कई सारे लेटर्स हैं जो लोगों ने हाइंज के लिए भेजे थे। इनमें कुछ पत्र डॉक्टर रिटर के लिए भी हैं। वो कहती है कि अपने लेटर्स अलग कर लो और बाकी रिटर को दे देना। हाइंज मजबूरी में रिटर के घर आता है और उन्हें लेटर्स दे देता है। लेटर्स पहले से खुले हुए होते हैं। हाइंज साफ कहता है कि उसने इन्हें नहीं खोला। रिटर तुरंत समझ जाता है कि एलियोस इन दोनों के बीच दरार डालना चाहती है, क्योंकि अगर उसे सच में पत्र देने होते तो वो सीधे पहले ही दे देती। रिटर के चेहरे पर झुंझलाहट नहीं बल्कि एक ठंडी सी समझदारी उतरती है। ये बात हाइंज के दिल में चुभ जाती है। वो एलियोस के पास जाकर पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। एलियोस तुरंत अपनी सफाई पेश करती है। वो कहती है कि ये सब उसकी गलती नहीं है। जब वो पहली बार आई थी तो उसे रिटर ने ही यहाँ भेजा था और वो गड्ढे में नहा गई तो उसमें भी रिटर की गलती है, क्योंकि उसे बताया ही नहीं गया कि वो पीने का पानी है।
अब हाइंज के मन में शक की एक मोटी परत बैठ जाती है। उसे यकीन होने लगता है कि डॉक्टर रिटर नहीं चाहता कि यहाँ उसके अलावा कोई और टिक पाए, लेकिन उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं है। बस एक एहसास है जो धीरे धीरे डर में बदल रहा है। दिन बीतते जाते हैं। हाइंज अपने परिवार के साथ पूरी जान लगाकर मेहनत करता है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। पहली बार इस टापू की जमीन पर सब्जियां उगती हैं। इन्हें देखते ही हाइंज की आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है कि इस आइलैंड ने आखिरकार उन्हें स्वीकार कर लिया है। कुछ ही दिनों में एलियोस अपने पूरे दल के साथ वहीं रहने आ जाती है। वो कहती है कि समंदर के किनारे इतनी गर्मी है कि वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है, इसलिए अब वो अपने दोनों लवर्स और सर्वेंट के साथ हाइंज के घर के पास ही डेरा डालेगी और जैसे ही उसका होटल प्रोजेक्ट शुरू होगा वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन उसके आने से इस छोटे से टापू का संतुलन पहले ही हिल चुका है। अगली सुबह दृश्य बदलता है। हाइंज बाहर काम कर रहा होता है और उसकी पत्नी मार्गरेट घर पर अकेली। अचानक उसे तेज दर्द शुरू होता है। वो लड़खड़ाती हुई बाहर आती है जहाँ एलियोस का कैंप लगा है। वो आवाज लगाती है, मदद मांगती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं, क्योंकि एलियोस के दोनों लवर्स उसी समय मार्गरेट के घर में घुसे हुए हैं। वो उसके खाने पीने का सामान चुरा रहे हैं, जैसा कि एलियोस ने उन्हें पहले ही कहा था। मार्गरेट जब अंदर लौटती है तो दोनों चोर तुरंत छुप जाते हैं। दर्द बढ़ता जा रहा है और अब मार्गरेट समझ जाती है कि उसे अकेले ही बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। वो हिम्मत बटोरती है, लेकिन तभी घर के बाहर भयानक गुर्राने की आवाज आती है। जब वो बाहर झांकती है तो जंगली कुत्तों का झुंड उसे घेर चुका होता है। उनकी आंखों में भूख और हमला करने की चाहत साफ दिख रही है। इसी बीच एलियोस के दोनों लवर्स चोरी किया हुआ सामान लेकर उसके पास पहुंचते हैं। मार्गरेट की हालत बताकर मदद मांगते हैं, लेकिन एलियोस ठंडे लहजे में कहती है कि तुम यहाँ सिर्फ मेरी मदद करने आए हो, उसे बचाना तुम्हारा काम नहीं है। सच्चाई ये है कि उसने ही उन्हें चोरी करने भेजा था। वहीं दूसरी तरफ मार्गरेट मौत और दर्द के बीच फंसी हुई है। वो चीखती है, तड़पती है। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि आसपास घूम रहे जंगली कुत्ते कुछ कदम पीछे हट जाते हैं और इसी जानलेवा माहौल में वो एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। कुत्ते फिर से उसे घेर लेते हैं। वो उसकी और उसके नवजात बच्चे की तरफ झपटने ही वाले हैं। तभी अचानक गोली की आवाज गूंजती है। हाइंज पूरी रफ्तार से वहां पहुंच चुका है। हवा में चलती गोली जंगली कुत्तों को डरा देती है और वो भाग जाते हैं। हाइंज अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को देखकर टूट जाता है। उसकी आंखों में डर, प्यार और राहत सब कुछ एक साथ भर आता है। उसे पता है कि अब सिर्फ डॉक्टर रिटर ही उसकी पत्नी को बचा सकते हैं। वो तुरंत रिटर के घर भागता है, लेकिन रिटर ठंडे चेहरे के साथ मदद से इनकार कर देता है। ये देखकर रिटर की पत्नी खुद बेचैन हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें उसकी मदद करनी ही चाहिए। आखिरकार रिटर अनमने मन से हाइंज के घर जाता है और जांच करके बताता है कि मार्गरेट के अंदर अब भी मांस का एक टुकड़ा फंसा है। अगर उसे तुरंत नहीं निकाला गया तो उसकी जान जा सकती है और इसके लिए उन्हें गर्म पानी की जरूरत होगी। हाइंज जल्दी से पानी गर्म करने में लग जाता है। उसकी हर हरकत में घबराहट साफ दिखती है, क्योंकि उसे पता है कि हर सेकंड की देरी उसकी पत्नी की जान ले सकती है। दूसरी तरफ एलियोस को खबर मिलती है कि डॉक्टर रिटर हाइंज की मदद के लिए उसके घर गए हैं। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो नहीं चाहती कि इन दोनों में भरोसा या दोस्ती जैसी कोई चीज पैदा हो। वो अपनी सर्वेंट पर चिल्लाती है कि उसे रिटर को रोकना चाहिए था, लेकिन इस बार सर्वेंट चुप नहीं रहता। वो कहता है कि तुम अंदर से एक क्रूर इंसान हो, तुम्हें एक औरत का दर्द नहीं दिखता, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा स्वार्थ मायने रखता है। इतना कहकर वो एलियोस को वहीं छोड़कर हमेशा के लिए उससे दूरी बना लेता है। एलियोस पहली बार खुद को अकेला और कमजोर महसूस करती है। उधर डॉक्टर रिटर की मदद से मार्गरेट की हालत धीरे धीरे ठीक हो जाती है। कुछ महीनों में वो पूरी तरह सामान्य हो जाती है, लेकिन अब मौसम बदला हुआ है। गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि पानी की हर बूंद कीमती बन गई है। हर तरफ सूखा और बेचैनी है। डॉक्टर रिटर, जिनकी पहचान उनके लिखने के जुनून से है, खुद को भीतर से खाली महसूस करते हैं। उन्हें नए विचार नहीं मिलते। लोगों के बढ़ते शोर, टकराव और लालच से उनका मन हर दिन और उलझता जाता है। उनके लिए ये आइलैंड अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। इसी बीच एलियोस के लवर्स में से एक, रुडोल्फ, भूख से बेहाल होकर हाइंज के घर पहुंचता है। वो कांपती आवाज में खाना मांगता है। हाइंज और मार्गरेट बिना सोचे उसे खाना दे देते हैं। खाना खाते हुए रुडोल्फ एक बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि एलियोस अमीर नहीं है, वो कभी एक कैबरे डांसर थी। उसकी सारी अमीर होने वाली कहानियां बस झूठ थीं। वो अपने बनाए हुए सपनों की दुनिया में जीती है और चाहती है कि बाकी लोग भी उस झूठ में यकीन करें। अगले दिन आइलैंड पर एक और नया चेहरा आता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट कई नौकरों के साथ। उसकी मौजूदगी ही बताती है कि वो बेहद ताकतवर और सफल आदमी है। जब एलियोस को ये पता चलता है तो वो घबराकर अपने साथियों को हुक्म देती है कि कैंप तुरंत साफ करो। वो चाहती है कि इस अमीर आदमी को किसी भी तरह अपने मोहजाल में फंसाया जाए, लेकिन किस्मत की चाल अलग होती है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ एलियोस के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ डॉक्टर रिटर से मिलने आया है। उसने रिटर के लिखे हुए लेख पढ़े थे
और उनसे गहराई से प्रभावित हुआ था। वो रिटर के लिए ढेर सारा सामान भी लाया है, खाना, टूल्स और सर्वाइवल के लिए जरूरी चीजें। ये देखकर रिटर महीनों बाद पहली बार खुश होते हैं। शाम को सब एक छोटी सी गैदरिंग करते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट सबके बारे में अच्छी बातें करता है। वो हाइंज और उसकी मेहनत की तारीफ करता है और फिर मुस्कुराते हुए मार्गरेट की तरफ देखकर कहता है, तुमने इस आइलैंड पर जन्म लेने वाले पहले बच्चे को जन्म दिया है। ये जगह हमेशा तुम्हारा नाम याद रखेगी। कुछ देर बाद सब अपने अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन एलियोइस वहीं खड़ी रहती है। उसका चेहरा अभी भी उस रिजेक्शन की चुभन से भरा हुआ है। वो आखिरी कोशिश में उस इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाती है, खुद को मुस्कुराहट के पीछे छिपाती है, लेकिन वो सीधा जवाब देता है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यह एक छोटा सा वाक्य एलियोइस पर हथौड़े की तरह गिरता है। शायद पहली बार किसी ने उसे साफ साफ ठुकराया है। उसके लिए ये बात सहना मुश्किल है। अगली सुबह इंडस्ट्रियलिस्ट आइलैंड छोड़ देता है। शांति लौटती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। डॉक्टर रिटर जब घर पहुंचते हैं और सामान चेक करते हैं तो उनके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों दिखते हैं। इंडस्ट्रियल लिस्ट जो भी खाना और जरूरी सामान उनके लिए छोड़ गया था वो सब गायब है और रिटर को तुरंत समझ आ जाता है कि ये काम किसने किया होगा। वो बिना वक्त गंवाए हाइंज के पास जाते हैं। उनकी आवाज में गुस्सा छुपा नहीं रहता। वो हाइंज से कहते हैं कि अब उसे फैसला करना होगा, वो रिटर के साथ है या एलियोइस के साथ। हाइंज गहरी सांस लेता है और कहता है कि वो रिटर के साथ है। इसके बाद दोनों अपनी बंदूकें लेकर एलियोइस के कैंप की तरफ बढ़ते हैं। माहौल भारी है, जैसे हवा भी रुककर देख रही हो कि आगे क्या होगा। रिटर उसे घूरकर पूछते हैं कि खाना कहाँ है। एलियोइस बिना घबराए कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। फिर वो चतुराई से हाइंज को भड़काने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर मैं खाना वापस भी दे दूं तो तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर रिटर उसे तुम्हारे साथ बांटेंगे? इससे पहले की बात और बिगड़े, एलियोइस का लवर पिस्टल निकाल लेता है। हवा में तनाव का भार और बढ़ जाता है, लेकिन तभी मार्गरेट वहाँ पहुँचती है। उसकी आवाज थकी हुई है लेकिन सच्चाई से भरी है। वो कहती है कि अगर हम जैसे कम लोग भी आपस में लड़ने लगे तो ये आइलैंड हम सबको निगल जाएगा, किसी को फायदा नहीं होगा। यह बात सबको कुछ पल के लिए शांत कर देती है। रिटर बिना कुछ कहे अपने घर लौट जाते हैं। अंदर जाते ही वो अपना टाइपराइटर उठाते हैं, वही टाइपराइटर जो उनकी पहचान था, जिस पर वो सालों से अपने विचार लिखते आए थे। वो उस पर गोली चलाते हैं और उसे तोड़ देते हैं, जैसे वो खुद अपनी कहानी का एक हिस्सा खत्म कर रहा हो। वो अपनी पत्नी से बस इतना कहते हैं कि वो शिकार पर जा रहे हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सा खालीपन है, जैसे वो किसी फैसले के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उधर दूसरी तरफ एलियोइस का लवर डॉल्फ चुपचाप हाइंज और मार्गरेट के घर जाता है और उनके साथ खाना खाता है। उसे खुद पता नहीं कि अब वो किसका आदमी है। हवा में बेचैनी घुल चुकी है और आइलैंड पर कोई नहीं जानता कि अगला तूफान किस दिशा से उठेगा। उसी रात एलियोइस डॉल्फ को अपने पास बुलाती है। वो उसका सामान उसे थमाते हुए मीठी आवाज में पूछती है, क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहते हो? उसकी आंखों में बनावटी आंसू चमकते हैं। डॉल्फ को लगता है जैसे वो टूट रही हो, लेकिन असल में वो पूरा नाटक कर रही होती है। कुछ ही पलों में दोनों करीब आ जाते हैं और माहौल अजीब तरह की खामोशी से भर जाता है। उधर हाइंस और मार्गरेट अपने घर के अंदर होते हैं, तभी बाहर उन्हें सरसराहट सुनाई देती है। गर्मी और पानी की किल्लत ने सबको बेचैन कर रखा था, इसलिए उन्हें लगता है कोई उनका पानी चुरा रहा है। घबराहट और गुस्से में हाइंस बाहर की तरफ गोली चला देता है। लहूलुहान सन्नाटा छा जाता है। जब वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो जमीन पर डॉक्टर रिटर की पत्नी का डोंकी पटड्डा होता है। वो बेचारा बस प्यासा था और पानी पीने आया था और अब उसकी मौत हो चुकी है। ये वही डोंकी था जो डॉक्टर रिटर के लिए करीब करीब परिवार जैसा था। अगली सुबह हालात और बिगड़ने लगते हैं। डॉक्टर रिटर की मुर्गियां बीमार पड़ चुकी हैं और उनका डोंकी भी कहीं दिखाई नहीं देता। रिटर की पत्नी घबराई हुई हाइंस परिवार के पास पहुंचती है
और डोंकी के बारे में पूछती है। हाइंस झूठ बोल देता है कि उसे कुछ नहीं पता। उसकी बात सुनकर वो बदहवास होकर वापस लौट जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर रिटर शिकार से लौटते हैं। हाइंस आखिरकार अपराध बोध से टूट जाता है और सारी सच्चाई उन्हें बता देता है। गोली उसी ने चलाई थी। लेकिन ये बात सुनने वाला सिर्फ रिटर नहीं होता। पास में छुपा एलियोइस का दूसरा लवर भी ये सब सुन लेता है और डर के मारे भागना शुरू कर देता है। रिटर और हाइंस उसे दौड़ाकर पकड़ने निकलते हैं। रास्ते में उन्हें रुडोल्फ मिल जाता है, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। वो कांपती आवाज में कहता है, मैं एलियोइस के कहने पर आपका डोंकी चुराया था। उसकी हालत देखकर दोनों उसे माफ कर देते हैं। लेकिन अब एक बात साफ हो चुकी है, एलियोइस को रोकना जरूरी है। घर पहुंचकर हाइंस अपनी पत्नी और बच्चों को जंगल में सामान जुटाने के लिए भेज देता है। पूरा परिवार निकल जाता है। इसके बाद हाइंस, डॉक्टर रिटर और रुडोल्फ तीनों एलियोइस के कैंप पहुंचते हैं। हाइंस ऊंची आवाज में कहता है, एलियोइस बाहर निकलो, पर बाहर एलियोइस नहीं आती। उसके दूसरे लवर का विशालकाय शरीर तंबू से निकलकर सामने खड़ा हो जाता है। वो गुस्से से तमतमाया हुआ इन तीनों पर हमला कर देता है। पल भर में हाथापाई शुरू हो जाती है। वो रुडोल्फ को दबोचकर लगभग मार ही देता है कि पीछे से हाइंस झपटता है। हाइंस पूरी ताकत से उसे पकड़कर गिरा देता है और बेकाबू गुस्से में उसे इतना मारता है कि वहीं उसकी मौत हो जाती है। यही इस सुनसान टापू का पहला कत्ल होता है। अंदर से एलियोस बाहर आती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों झलक रहे हैं। वो चिल्लाती है, इस इंसान ने मुझे यहाँ बंदी बना रखा था। तुमने उसे मारकर मुझे आजाद कर दिया। लेकिन डॉक्टर रिटर जानते हैं कि ये सब झूठ है। उनकी आंखों में ठंडी धार है। एक पलों की खामोशी के बाद वो गोली चला देते हैं। एलियोस उसी पल वहीं गिर जाती है। उसका लवर भी पहले ही खत्म हो चुका है। जंगल में मार्गरेट गोली की आवाज सुन लेती है। डर और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। लेकिन तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। रात के अंधेरे में वे दोनों की बॉडीज को ऊपर की चट्टानों से नीचे समंदर में फेंक देते हैं। अगले दिन रुडोल्फ डॉक्टर रिटर और मार्गरेट के पास आता है। वो बताता है कि प्लेनिक के अनुसार एलियोस और उसका लवर आइलैंड छोड़ चुके हैं। लेकिन उसकी आंखों में शक झलकता है। इसलिए वो उनके पुराने कैंप तक जाता है और पाता है कि एलियोस का पूरा सामान वहीं पड़ा है। रुडोल्फ के हाथ में कुछ सामान होता है जिसे वो डॉक्टर रिटर को बेच देता है और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। मार्गरेट हाइंस के पास जाती है और धीरे से कहती है, मुझे पता है कि वो दोनों मारे जा चुके हैं। मैंने गोली की आवाज सुनी थी। घर आकर मैंने तुम्हारी बंदूक की गोलियों को भी चेक किया, पूरी थी। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर रिटर ने उन्हें मारा। अब वो अपने अगले लेख में लिखेंगे कि तुमने दोनों को मारा था। इसके बाद पुलिस आएगी और तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। हाइंस गहरी सांस लेता है और कहता है, तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन मार्गरेट मना कर देती है। उसकी आंखों में डर और दृढ़ता दोनों झलकते हैं। इसी बीच हमें डॉक्टर रिटर की पत्नी दिखाई देती है। वो पूरी तरह से परेशान और थकी हुई है। वो रिटर से कहती है, जब हम यहाँ आए थे तो हमारा मकसद कुछ और था, लेकिन अब हम पूरी तरह बदल चुके हैं। मुझे लगता है यहाँ रहना अब कोई मतलब नहीं रखता। इतना कहकर वो घर से बाहर निकल जाती है। हवा में सन्नाटा छा जाता है। अब सब कुछ बदल चुका है। आइलैंड की ये चुप्पी केवल खौफ और रहस्यों से भरी हुई है। तभी मार्गरेट डॉक्टर रिटर की पत्नी के पास आती है। उसके हाथ में कुछ मुर्गियाओं और अंडे होते हैं। वो गंभीर आवाज में कहती है, तुम्हारी मुर्गियाओं बीमार हैं, इन्हें मत खाना वरना तुम्हारी जान जा सकती है। फिर उसकी बात बदलती है। वो धीरे से बताती है, डॉक्टर रिटर ने एलियोस और उसके लवर को मार दिया है। ये सुनते ही डॉक्टर रिटर की पत्नी की आंखों में आग सी झलक उठती है। वो घर लौटती है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा इरादा पल रहा होता है। डॉक्टर रिटर उसे बताते हैं, आज मैंने अपना अगला लेख पूरा कर लिया है, आज हम सेलिब्रेट करेंगे। डॉक्टर रिटर की पत्नी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। लेकिन ये मुस्कुराहट भयानक होती है। जानबूझकर वो वही बीमार मुर्गियां पकाती है जिन्हें खाने से मौत तक हो सकती है। डॉक्टर रिटर उन्हें खाते हैं। शुरू में सब सामान्य लगता है, लेकिन जल्दी ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। पेट में तेज दर्द, उल्टी, कमजोरी, सब कुछ फूड पॉइजनिंग का असर है। मार्गरेट और हाइंस डॉक्टर रिटर की हालत देखकर दौड़ते हैं। उनके आते ही मार्गरेट समझ जाती है कि क्या हुआ है। वो देखती है कि डॉक्टर रिटर की पत्नी ने उसे जानबूझकर जहर दिया था। उसका दिमाग चालाकी और क्रूरता से भरा हुआ था। अब डॉक्टर रिटर की पत्नी उनके पास आती है। उसकी आंखों में ठंडी मुस्कान है। वो कहती है, तुम अमर होने वाले हो। डॉक्टर रिटर धीरे से मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर पीड़ा और समझदारी झलकती है। वो जानते हैं कि यह जहर सिर्फ शरीर नहीं बल्कि उनकी आत्मा को भी तड़पाएगा। वो कहते हैं, जिस तरह से मैं तड़प रहा हूँ उसी तरह से तुम भी तड़पोगी। कुछ ही पल बाद डॉक्टर रिटर की मौत हो जाती है। उनकी आंखों में सवाल और दर्द दोनों रह जाते हैं और आइलैंड पर सन्नाटा फैल जाता है। अब ये जगह सिर्फ रहस्य, खौफ और मौत की गूंज से भरी हुई है। डॉक्टर रिटर की मौत के कुछ समय बाद पुलिस ऑफिसर्स आइलैंड पर आते हैं। दरअसल मरने से पहले डॉक्टर रिटर ने उन्हें एक लेटर लिखा था। लेटर में उन्होंने लिखा था
कि एलियोस और उसका एक लवर गायब हो चुके हैं और उन्हें शक है कि हाइंज ने ही उन्हें मार दिया होगा। पुलिस ऑफिसर्स हाइंज के घर पहुंचते हैं, जहां उसकी पत्नी मार्गरेट रहती है। वे उससे पूछते हैं, हाइंज कहाँ है? उसने किसी को मारा है? मार्गरेट शांत रहकर जवाब देती है, उसने किसी को नहीं मारा। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर बेफिक्री से कहता है, इसका कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रिटर की पत्नी ने गवाही दे दी है कि हाइंज ने ही एलियोस और उसके लवर को मारा है। ये सुनकर मार्गरेट का गुस्सा उबल पड़ता है। वो सख्ती से कहती है, डॉक्टर रिटर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नी है। उसने जानबूझकर उन्हें बीमार मुर्गियां खिलाईं, जिससे उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई और उनकी मौत हो गई। पुलिस इंस्पेक्टर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। आखिरकार वो फैसला करता है कि इस केस को छोड़कर वापस चला जाएगा। जाते समय डॉक्टर रिटर की पत्नी और बाकी लोग भी उसके साथ चले जाते हैं। अब आइलैंड पर सिर्फ हाइंज, उसकी पत्नी मार्गरेट और उनके बच्चे रह जाते हैं, यानी कि ये पूरा आइलैंड अब उनके कब्जे में है। कई साल गुजर जाते हैं। सन 1943 में डॉक्टर रिटर की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। मरने से पहले उसने सब कुछ लिखकर छोड़ दिया, जो कुछ भी उस आइलैंड पर हुआ था। इस वजह से लोगों को बाद में इस कहानी का पता चलता है। उसके बाद मार्गरेट भी किताब लिखती है। इस किताब में आइलैंड की कहानी है जो डॉक्टर रिटर की पत्नी की कहानी से बिल्कुल अलग है, इसलिए सच्चाई आज भी अधिकांश लोगों से छुपी रहती है। मार्गरेट अपने पूरे परिवार के साथ आइलैंड पर रहती है। सन 2000 में उसकी मृत्यु हो जाती है, उम्र 96 साल। उसका पूरा परिवार आज भी उसी आइलैंड पर रहता है। उन्होंने वहाँ कई रिजॉर्ट्स बनाए हैं जहाँ टूरिस्ट आते हैं और उनकी आमदनी होती है। इसी के साथ फिल्म की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको रोमांचक, रहस्यमय और यादगार लगी होगी।